नमस्कार एंड वेलकम टू भारत मंथन अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम एमओयूज के बारे में पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, जो भी सारे इंपॉर्टेंट एमओयूज हैं उनको कवर करेंगे पूरे 2025 के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद हम यहाँ पर इंटरनेशनल समिट्स जो हुई हैं उनको कवर करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट नेशनल समिट्स हुई हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पर एमओयूज को डिटेल में कवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट मंथ में दिसंबर में काफ़ी इम्पोर्टेंट एमओयूज साइन करे थे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो उनको हम पहले कवर कर लेते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने ओमान विजिट किया था। ठीक है, ओमान विजिट किया था, वहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया था। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसमें आपको 3 से 4 चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग है। यहाँ पर अभी हमने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो पहले मैं आपको एक अंतर बता देना चाहता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये मेनली होता है काय के लिए, ये मेनली होता है गुड्स, सर्विसेज, और उसके बाद ये होता है इन्वेस्टमेंट से संबंधित। ठीक है, ये 3 बातों को आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक रेगुलेटरी कॉपरेशन किया जाता है दोनों ही देशों के बीच में, काय को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। देखिए, ये हमारे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में ये वाला पॉइंट मेंशन्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं आपको अंतर बता दूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में और इन दोनों में क्या अंतर होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेनली ये संबंधित होता है किस चीज़ से, ये मेनली कंसर्न्ड होता है गुड्स और उससे संबंधित टैरिफ या हम कहें टैक्सेस से। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। म्यूचुअली इन दोनों चीज़ों पर जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काम करता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ किया था। तो पहले हम यहाँ पर ओमान के साथ पढ़ लेते हैं। ओमान के साथ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ओमान, यहाँ पर इंडिया ने लिबरलाइज किया है 77% टैरिफ, और ठीक है, यहाँ पर ओमान ने 94% का टैरिफ घटाया है इंडियन गुड्स को लेकर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ओमान के साथ CEPA में आपको पढ़नी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद हम न्यूजीलैंड के साथ अभी रिसेंटली क्या किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किए हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर एम किया है, गोल है इंडिया का कि डबल करेंगे बायलैटरल ट्रेड को बाय यहाँ पर 5 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम हो, चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और जॉर्डन के बीच में कौन सा एमओयू साइन हुआ है। इंडिया और जॉर्डन के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज और कल्चरल एक्सचेंज को लेकर एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको यहाँ पर 2070 तक जो है पूरा की पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना है, और कार्बन जो उत्सर्जन है उसको हमको क्या करना है, ज़ीरो इंडिया का टारगेट है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इंडिया और इथियोपिया के बीच में कौन सा एमओयू साइन हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो यूएन पीस कीपिंग की जो ट्रेनिंग है उसमें एमओयू साइन हुआ है यूएस पीस कीपिंग में। और उसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल को बनाया जाएगा, कहाँ पर, अद्दीस अबाबा में। ठीक है, तो ये कहाँ पे रहा है महात्मा गांधी अस्पताल, ये बन रहा है इथियोपिया में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम पे क्या बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, अदीस अबाबा में। ठीक है, और ये कहाँ पर है, इथियोपिया में है। तो इस बात को लेकर जो है एमओयू साइन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया और रशिया के एमओयूज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और रशिया के बीच में जो है ओवरऑल हर साल एक एनुअल समिट होती है, और
यहाँ पर ये जो इस बार की एनुअल समिट हुई उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैरीटाइम डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, माइग्रेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, इन सारी ही चीज़ों पर ओवरऑल जो है 9 चीज़ों पर एमओयू साइन हुआ है। ये यहाँ पर आप इमेज दे सकते हैं 5 दिसंबर, अभी ये लेटेस्ट डेटा के साथ हम इसको यहाँ पर जो है कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और बातों को यहाँ पर कवर करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो कि एमओयूज में हमको याद रखनी है। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये दिसंबर के एमओयूज थे, क्योंकि दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया के एमओयूज साइन हुए हैं। चलिए अब कुछ पुराने महीनों के एमओयूज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में यहाँ पर जॉइंट लैंडिंग अरेंजमेंट को लेकर एमओयू साइन हुआ है। इंडिया और जापान के बीच में डिफेंस कॉपरेशन। देखिए इस चीज़ से संबंधित क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस तरीके से आते हैं कि इंडिया और जापान के बीच में किस चीज़ से संबंधित जो है एमओयू साइन हुआ है, तो वहाँ पर ऑप्शन में हमको डिफेंस कॉरपोरेशन को जो है मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें इंडिया और मोरक्को के बीच में इन्वेस्टर्स से संबंधित जो है एमओयू साइन हुआ है। इसके बाद ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया और यूएई के बीच में अगर आप देखोगे तो मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर सेफ्टी कॉरपोरेशन को लेकर जो है मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो है एमओयू साइन हुआ है। ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस, देखिए मालदीव्स, इंडिया और मालदीव्स के बीच में ड्रोन से संबंधित जो है एमओयू साइन हुआ है। इंडिया और नामीबिया के बीच में अगर आप देखोगे तो फिशरी और एक्वाकल्चर में ये चीज़ देखने को मिलती है। साइप्रस के साथ ट्रेड, हेल्थ और पेमेंट से संबंधित जो है एमओयू साइन हुआ है। घाना के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यूपीआई सर्विस को क्रॉस बॉर्डर, मतलब यहाँ पर यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि घाना में कौन सा जो है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर अभी रिसेंटली इंडिया ने एमओयू साइन किया है यूपीआई सर्विसेज को चालू करने के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा घाना। अब इंडिया और डेनमार्क में अगर आप देखोगे तो एनर्जी सेक्टर से संबंधित एमओयू साइन हुआ है। उसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच में आपको पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात यहाँ पर इंडिया द्वारा की जा रही है नेपाल को लेकर। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रही होंगी। साइंटिफिक रिसर्च को लेकर किस देश के साथ एमओयू साइन हुआ है, तो साइंटिफिक रिसर्च को लेकर इटली के साथ एमओयू साइन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल कॉर्पोरेशन है, सोचिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जुडिशियली हेल्प आउट करेगा किसको, नेपाल को। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कौन से देश के साथ एमओयू साइन हुआ है, नेपाल के साथ। चिली के साथ इंडिया का किस चीज को लेकर एमओयू साइन हुआ है, वाटर सैनिटेशन और हेल्थ को लेकर। ये वाला क्वेश्चन कई बार एमपीपीएससी में या अदर एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है और वनडे एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने एमओयू साइन किया है लिथियम को लेकर, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा अर्जेंटीना। ठीक है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर नॉन बासमती वाइट राइस को लेकर भी जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है। जर्मनी के साथ ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में बहुत आगे है, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को जो है इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया और कुवैत के बीच में लेबर मोबिलिटी और स्किल रिकॉग्निशन को लेकर एमओयू साइन हुआ है। सेमीकंडक्टर, ये वाला भी पॉइंट काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए मैं आपको अर्जेंटीना के साथ जो था लिथियम वाला था, और उसके बाद अगर हम देखें यूके के साथ तो ये है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था ड्रोन टेक्नोलॉजी का किसके साथ, मालदीव्स के साथ। इसके बाद हमने ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये किसके साथ किया है, इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अब 2025 ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट ईयर में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल समिट्स को, उसके बाद हम नेशनल समिट्स को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि हम कवर कर रहे हैं एमओयूज़ को, उसके बाद इंटरनेशनल समिट्स को, और उसके बाद हम नेशनल समिट्स को कवर करेंगे। तो अभी हम एमओयूज़ को कवर कर चुके हैं, अब हम इंटरनेशनल समिट्स को कवर कर रहे हैं। इंटरनेशनल समिट्स में जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा थीम इम्पॉर्टेंट है, वहीं पर ही थीम को याद रखना है, क्योंकि हमको अननेसेसरी बहुत सारा डेटा हो जाता है याद करने के लिए। तो हमको बहुत ही जो डिमांडिंग एग्ज़ाम की डिमांडिंग है उसके हिसाब से कंटेंट को कवर करना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर एशियान जो समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है? एशियान समिट 2025 की ये हुई है कोलालमपुर, मलेशिया में। ठीक है, एशियान समिट है, एशियान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी इस शब्द को मेंशन किया है सिलेबस में, तो इसी वजह से यहाँ पर इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम देखें तो यहाँ पर इसकी जो 2025 की समिट हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आप मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी थीम क्या थी? वन सन वन वर्ल्ड अ शेयर्ड रिजॉल्व। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ही जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स समिट की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स समिट 17 नंबर की 2025 की कहाँ पर हुई? ब्राजील में। और अगले साल की 2026 की जो अपकमिंग ईयर है ये कहाँ पर होगी? इंडिया में होगी। और पिछले बार की रशिया में हुई थी। देखिए, इसको इस तरीके से इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इस साल की ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी ब्राजील में। पिछले बार की कहाँ हुई थी? वो हुई थी रशिया में। और आने वाली 2026 की वो कहाँ पर होगी? तो वो इंडिया में होगी। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको बहुत सिंपल लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं नाटो। नाटो की मीटिंग कहाँ हुई? नाटो की समिट कहाँ पर हुई है? नीदरलैंड में। ठीक है, और 2026 की कहाँ पर होगी? अंकारा में होगी। ठीक है, 2024 की कहाँ हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। ये बहुत बड़े नेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इस चीज को लेकर जो है रशिया यूक्रेन वॉर हम देख रहे हैं तो नाटो का नाम हमेशा ही वहां पर आता रहता है। तो इसीलिए हमको इस नेशन की जो है अपकमिंग, बिफोर और प्रेजेंट, तीनों ही हमको यहाँ पर इसकी समिट्स के लोकेशंस पढ़ने होंगे। नाटो समिट 2025 की हेग, नीदरलैंड में हुई थी, और जो 2026 की है वो अंकारा में होगी, और पिछले साल की जो है वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, G7 समिट की बात कर लेते हैं हम। G7 नेशन, ये कहाँ पे हुई? अल्बर्टा, कनाडा में इसकी समिट हुई, और यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है रिप्रेजेंटेशन किया इंडिया का। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है जनरली कि इंडिया को कौन ने रिप्रेजेंट किया था अभी जो G7 समिट हुई थी उसमें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर इंडिया को जो है रिप्रेजेंट किया था। अगले साल की G7 समिट कहाँ पर होगी? फ्रांस में। ठीक है, और पिछले साल की कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है, एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ये कहाँ पर हुई? कनाडा सॉरी, चाइना में हुई थी। और यहाँ पर हमारे जो राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वहां पर जो है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था। इस समिट में एक चीज हुई थी, मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है राजनाथ सिंह जी ने जो है पहलगाम अटैक को लेकर काफी ज्यादा पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई? फ्रांस में हुई है। बस इतना ही याद रखना है, इसकी थीम याद नहीं रखनी है हमको क्योंकि थीम इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो समिट है वो कहाँ पर हुई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ पर इसको क्लीन फ्यूल माना जाता है। और ये भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन समिट रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुई थी? नीदरलैंड में हुई थी। और यहाँ पर मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की बात करी, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, ये इंडिया का टारगेट है। और इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है 2047 तक। तो ये दोनों टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2047 और 2070। ये दोनों ही टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों ही टारगेट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस।
इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूंकि 9th यूनिट में मेंशन है सिलेबस में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट ये कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। तो इसकी भी थीम याद रख लीजिए, क्योंकि 9th यूनिट वैसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। पब्लिक सर्विस एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन, ट्रस्ट एंड गवर्नेंस। देखिए, एआई से संबंधित मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ। जब से एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है, एआई मार्केट में आया है, तब से जो है डीप फेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके कारण जो है एक ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। गवर्नेंस में भी आने वाले समय में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हर साल डेवोस, स्विट्जरलैंड में होती है। G20 समिट बात कर लेते हैं। G20 समिट ब्राजील में हुई थी। इससे पिछले वाली कहाँ हुई थी? इंडिया में। इसके बाद हम देख लेते हैं COP29 समिट, जो कन्वेंशन ऑन पैरिटीज है। ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुई है? ये हुई है बाकू, अजरबैजान में। ठीक है। COP28 समिट जो कि 2023 की थी, ये कहाँ पर हुई थी? दुबई में। फिर उसके बाद 2030 की जो इस साल की है, COP30 समिट जो 2025 की इस साल की है, वो कहाँ हुई है? वो ब्राज़ील में हुई है। 2026 की देखेंगे अपकमिंग लेक्चर में कि कहाँ होने वाली है। तो चलिए अब हम कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल समिट्स को अब हम कवर कर लेते हैं, जो कि आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है। काफ़ी फास्ट इसको करेंगे। जिनकी थीम मैं आपको बताऊंगा, उनकी थीम आपको याद रखनी है। बाकी की थीम्स की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। आप चाहें तो आप पूरा भी याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल समिट्स फॉर 2024-25, यहाँ पर हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा डेटा कवर करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में एक पूरे साल तक का करंट अफेयर आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल समिट्स फॉर 2024-25। इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था कहाँ पर? चंडीगढ़ में। इसकी थीम इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये कहाँ मनाया गया था? ये दिल्ली में मनाया गया था। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, ये कहाँ मनाया गया था? मुंबई में। ठीक है। इस तरीके के हमको यहाँ पर क्या होता है, टू द पॉइंट डायरेक्ट फैक्ट्स को याद रखना पड़ता है। ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस 2025, ये कहाँ मनाया गया था? ये समिट कहाँ हुई थी? ये हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसकी थीम हमको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बात हो रही है ई गवर्नेंस की, और ये हमारे 9th यूनिट का टॉपिक है, डेवलपिंग इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। डेवलपिंग इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2025 की, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ पर इसकी भी थीम इम्पॉर्टेंट है, कर्मा, इनकारनेशन, री इनकारनेशन, उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन और इनकारनेशन। ये वाली चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 की बात करेंगे, तो ये कहाँ पर हुई? ये न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है। और यहाँ पर इसका भी थीम हमको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर को मतलब इंडिया को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्लान चल रहा है। और अभी पिछले ही मतलब इसी लेक्चर में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इंडिया का सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के साथ कौन से देश के साथ MOU साइन हुआ है। तो चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए, अगर आपने ध्यान से इस लेक्चर को देखा है तो आप ये बता सकते हैं कि सेमीकंडक्टर को लेकर इंडिया ने कौन से देश के साथ MOU साइन किया है। ठीक है। रायसेना डायलॉग को देख लेते हैं। रायसेना डायलॉग ये कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। कालचक्र पीपल, पीस एंड प्लेनेट, ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिली। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ है? ये न्यू दिल्ली में। फिट इंडिया कार्निवल, ये भी हमको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। एरो इंडिया ये हर साल बेंगलुरु में होता है, और इस बार यहाँ पर एक क्षति हो गई थी, तेजस विमान यहाँ पर जो है क्रैश लैंड हो गया था। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बुक फेयर, ये न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेशनल यूथ फेस्टिवल, आपको ये भी न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। प्रवासी भारतीय दिवस, ये इस बार भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये
एनआरआईज के लिए होता है, उनके कंट्रीब्यूशन जो हमारे देश के लिए है, उसके लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस तारीख को भारत आए थे कौन, जो है हमारे महात्मा गांधी जी जो है भारत आए थे, उनके उपलक्ष्य में ये चीज़ को मनाना चालू किया गया। तो इसलिए यहाँ पर इसकी थीम होती है हर साल कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडिया टू अ डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी की पूरी ये जो है हर साल जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, हर साल ये जनवरी में मनाया जाता है, लगभग 13 जनवरी के आसपास इसको मनाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको 2025 के पूरे एमओयूज, उसके बाद पूरे के पूरे यहाँ पर जो नेशनल समिट्स हैं, नेशनल जो हमारे कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट होते हैं वो, और उसके बाद इंटरनेशनल समिट्स, ये तीनों ही चीज़ों को कराने का प्रयास किया है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से जो है 1 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है पेपर में। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे फैक्ट्स इस लेक्चर को बार बार देखने पे याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू भारत मंथन अकेडमी। थैंक यू।